राइट, हमारा जो मिनी सीरीज चल रहा है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि आप अपने 30s और 40s में वेल्थ कैसे क्रिएट करते हो, उसमें वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हो, पार्ट 1 में हमने डेट को टैकल किया था, पार्ट 2 में हमने फैमिली की प्रोटेक्शन को टैकल किया था। और अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि ये वीडियो है पार्ट 3 और इसमें हम बात कर रहे हैं कि फाइनली आप अपने पैसों को कैसे वेल्थ के अंदर टर्न इनटू कर सकते हो, कैसे आप अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हो। तो बिना किसी हाय हेलो के इसी के अंदर घुस जाते हैं सीधा। वेलकम बैक टू पैसा सीखो। माय नेम इज काजोली एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ना एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम को टैकल कर लेते हैं। क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपना घर चला लो और साथ में सेव कर पाओ? काफी लोग शायद इस पॉइंट पे ये बोलेंगे कि नहीं नहीं है, इसलिए तो हमें प्रॉब्लम हो रही है वेल्थ क्रिएट करने में। और कुछ लोग बोलेंगे कि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो हाँ, मैं अपने पैसों को थोड़े फ्रिवरसली स्पेंड कर रहा हूँ, थोड़ी स्टूपिड चीज़ों पे स्पेंड कर रहा हूँ, जिसका ये मतलब है कि उन स्पेंडिंग्स को अगर मैं रोक दूँ तो मैं काफ़ी आराम से सेव कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको लेक्चर नहीं देने वाली हूँ स्पेंडिंग के बारे में। आप अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप कौन से वाले ब्रैकेट में हो। अगर आप स्पेंडिंग वाले ब्रैकेट में हो तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको ये देखना है कि ऐसी वाली एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कहाँ हो रही है, कहाँ पे आपके पैसे लीक हो रहे हैं, और फिर आपको वो लीकेज को ब्लॉक करके उन्हीं पैसों को सेव करना है। लेकिन अगर आप दूसरे कैटेगरी में हो कि जेन्युइनली आप जितने पैसे कमा रहे हो वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में वो पैसे हर महीने चले जाते हैं, जैसे आपका रेंट हो गया, बच्चों की स्कूल फीस हो गई, उनकी ट्यूशन फीस हो गई, आपके स्पाउस की कुछ नीड्स है, शायद पेरेंट्स की मेडिकल नीड्स है, जो भी रीज़न हो, तो अभी हम पहले उस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं कि सेव करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। और इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल है। आंसर है साइड हसल्स। अब जिससे पहले आप सोचो कि अरे यार, मैं ऑलरेडी दिन में 10-12 घंटे काम करता हूँ, तुम कह रहे हो कि मैं और काम करूँ, इससे तो अच्छा मैं अपने बॉस के पास ना चले जाऊँ और एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट उठा लूँ। मैं आपको ये बता देती हूँ, साइड हसल का मेन पॉइंट ये होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लो एफर्ट होते हैं और काफ़ी सारे इस तरह डिज़ाइंड होते हैं कि वो बेसिकली आपको पैसिव इनकम दे पाए या लो एफर्ट के साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम दे पाए, ताकि आप उसे सेव कर पाओ। देखो, साइड हसल से हमारा ये प्लान नहीं है कि मान लो आप 50,000 अ मंथ कमा रहे हो, हम ये करने की कोशिश नहीं कर रहे कि आप फिर से 50,000 अ मंथ कमाओ, क्योंकि उसमें एफर्ट थोड़ा ज़्यादा होएगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप उसका एक फ्रैक्शन कमा लो और वो फ्रैक्शन सीधा डेडिकेटेडली आपके इन्वेस्टमेंट्स में ही जाएगा। लकीली अभी पता है क्या हो रहा है, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में इंडिया में एक गोल्डन एज चल रहा है साइड हसल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिक्स होके ना एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। एक तो बात यह है कि काफ़ी लोगों के घर में एक एक्स्ट्रा रूम होता है। आपका गेस्ट रूम मान लो या कोई भी एरिया मान लो, स्टोर रूम मान लो, जो स्टोर की तरह यूटिलाइज नहीं हो रहा है, जहाँ पे आप एक छोटा सा ऑफिस सेटअप कर सकते हो और वहाँ से बैठ के आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन अगर ये फीजिबल नहीं है, आप जानते हो कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अभी छोटे छोटे स्पेसेस लेना काफ़ी पॉसिबल है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। बट आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप घर से ही स्टार्ट करो, क्योंकि फ्री ऑप्शन हमेशा पैसे देने से बेटर ही होता है। अगर आपका वाईफाई अच्छा है, आपकी इंटरनेट स्टेबल है, हर 2 मिनट बाद ऑफ नहीं होती है, तो घर से साइड बिजनेस स्टार्ट करना काफ़ी आसान है। तो जल्दी से ये बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से साइड हसल्स हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसके पैसे आप सीधा अपने इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पे डालोगे। अगर बाय चांस आपको साइड हसल स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप अपनी स्पेंडिंग पे काबू करके पैसे बचा सकते हो, फिर उनको इन्वेस्टमेंट में डालना चाहते हो, या आपके पास ऑलरेडी साइड हसल्स हैं, तो फिर आप बेसिकली इस वीडियो को आगे तक थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लो। जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स की आइडिया मिल जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि आपके 30s और 40s में पैसे कैसे कमाने हैं। एंड जस्ट इन केस आप अपने 30s और 40s में नहीं हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने 20s में हो, ये जान लो कि जो जो सोल्यूशंस मैं आपको अभी बता रही हूँ वो अभी भी एप्लीकेबल है। आप अभी इन योर 20s इनको स्टार्ट कर सकते हो और जल्दी से अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक ऐसे तरीके से स्टार्ट कर सकते हो कि आप अपने दोस्तों से पहले फिनिश लाइन पे पहुंच जाओ। तो चलो जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन कौन से साइड हसल ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। पहला है डिजिटल सर्विसेज एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब आपने देखा होगा, आपके जो लोकल क्लिनिक्स हैं, जो लोकल डॉक्टर्स हैं, लोकल दुकानें हैं और लोकल क्लोथिंग बुटीक्स हैं,
उनके कभी कभी व्हाट्सएप पे आपको ना एड्स आ जाते होंगे या पोस्टर आ जाते होंगे और आपको देख के ही लगता होगा कि ये क्या बनाया है इन्होंने, बिल्कुल ठीक से नहीं बनाया, ना मैसेज ठीक से लिखा है, ना कंटेंट अच्छा है, ना डिज़ाइन अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक्चुअली इन सब प्रोफेशनल्स को ये सब आता नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आता है, ये अगर आपको कैनवा की समझ है या एआई की समझ है, व्हाट्सएप बिजनेस टूल्स की समझ है, तो आप काफ़ी इजीली इन लोगों को अपना क्लाइंट बना सकते हो और महीने के थोड़े पैसे कमा सकते हो और उनको सीधा आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में डाल सकते हो। सेकेंड है एजुकेशन एंड स्किल कोचिंग। अब ये सबसे इजी वाला ऑप्शन है और मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास ऑलरेडी कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्किल्स हैं जो आप बच्चों को सिखा सकते हो और फिर उसके लिए पैसे ले सकते हो। जैसे कि आप जानते हो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी टेंशन में होते हैं अपने बच्चों की फ्यूचर को लेके, और इसीलिए वो कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, ऐसे स्किल्स क्लासेस के लिए थोड़ी सी प्रीमियम फीस देने को तैयार होते हैं, बस ये जान के कि उनके बच्चों की पढ़ाई थोड़ी अच्छे से चल रही है। तो चाहे आप मैथ्स, इंग्लिश, साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहते हो, या कोडिंग पढ़ाना चाहते हो, एआई का यूसेज पढ़ाना चाहते हो, फोटोग्राफी पढ़ाना चाहते हो, जो आपको आता है उसके क्लासेस अगर आप देना शुरू करोगे हफ्तों में, मतलब मान लो दिन में आप 1 या 2 घंटा लगा रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा पूरा दिन लगाओ, काफ़ी लोग सिर्फ वीकेंड्स को भी क्लासेस देते हैं, तो उससे आपकी एक स्टेबल साइड इनकम आ जाएगी जिसको आप आराम से अपने इन्वेस्टमेंट्स में डाइवर्ट कर सकते हो। थर्ड है अफोर्डेबल फूड आउटलेट्स एंड क्लाउड किचन्स। पता है अभी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में यंगस्टर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा डिमांड है ऐसे फूड एंड बेवरेज ऑप्शंस के जो एक तो थोड़े कूल भी हो और थोड़े टेस्टी भी हो। बेसिकली आपने 2-3 चीज़ों में ध्यान रखना है कि आपके प्राइसेस रीजनेबल हो और आपकी हाइजीन ठीक हो, तो उस बेसिस पे आप एक क्लाउड किचन चला सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए रोज़ रेस्टोरेंट में जाना, रोज़ कैफ़े में जाना पॉसिबल नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको या तो लोकल टिफ़िन सर्विसेज की ज़रूरत होती है, या वो चाहते हैं कि वो कुछ नया और टेस्टी खाए रोज़, लेकिन वो एक्सपेंसिव बिल्स नहीं पे कर सकते, तो यहाँ पे आपका क्लाउड किचन आ जाता है। और मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया देती हूँ, आपको तो पता ही होगा, अगर आप किसी भी यंगस्टर से बात करो आपको पता होगा कि आजकल कोरियन चीज़ों का कितना ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है इंडिया में, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे वो कोरियन खाना हो एकदम स्पाइसी स्पाइसी, इन सब चीज़ों का क्रेज़ चल रहा है, लेकिन ऑप्शंस बहुत कम है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसको कुकिंग की समझ है, चाहे आप ही हो, आपका स्पाउस हो, तो आप एक बेसिक सा क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो और आप ऐसे चीज़ें दे सकते हो लोगों को जो उनको आसानी से नहीं मिलती हैं। अब अगर आपको और सीरियस साइड हासिल चाहिए जिसको आप एक बिजनेस की तरह चलाना चाहते हो, तो एक्चुअली ना आप फ्रेंचाइजिंग के बारे में सोच सकते हो। जैसे बहुत सारे होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री, मॉडर्नाइज्ड लॉन्ड्री वाले जो सर्विसेज होते हैं, जहां लोग अपने कपड़े आके दे देते हैं, आप धो के उनको वापस दे देते हो या ड्राई क्लीन करके वापस दे सकते हो। तो ये वाले जो सर्विसेज होते हैं ना, ये भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, पर इसके लिए आपको एक स्पेस रेंट करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए होगी और आपको स्टाफ चाहिए होगी। बट ऑन दी अदर साइड, इवन दो ये थोड़ा सा स्कैरी साउंड करता है बिगिनिंग में, अगर ये बिजनेस चल गया तो आपके पास एक स्टडी प्रॉपर बिजनेस होगा जो आपके सैलरी से भी ज़्यादा शायद पैसे आपको दे पाए। तो ये फिर डिपेंड करता है कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट करने का मन है और कितना एफर्ट करने का मन है। तो इसलिए मैंने आपको ये वाला ऑप्शन भी दे दिया कि अगर आपको सिर्फ छोटे छोटे हसल्स नहीं चाहिए, अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जिससे एक बिजनेस बन सकता है, तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन हो गया जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग लोग करते हैं और फिर लोकल बिजनेसेस को सप्लाई करते हैं, वो भी एक कॉमन चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेपर बैग्स बन सकते हैं घर पे और लोकल ग्रोसरी स्टोर्स को सप्लाई किए जा सकते हैं, तो वहाँ से भी एक अच्छी साइड इनकम आराम से आ सकती है। ओके, तो अब आप ये तो समझ गए हो कि पैसे कैसे कमाने हैं, कहाँ से एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है जो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में डाल सकते हो। अब जल्दी से बात करते हैं कि इन पैसों को आप ग्रो कैसे कर सकते हो। अभी के लिए फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो एक बेसिक सा टारगेट लेके चलते हैं, वो टारगेट है 1 करोड़ रुपीस। तो आप 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हो। स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा जो आपको एग्जैक्टली ये दिखा रहा है कि हर डिफरेंट एज ब्रैकेट में आपको कितने पैसों की एसआईपी करनी होगी। बेसिकली एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसके थ्रू आप एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अपने पैसे डालते हो, वो पैसे वहाँ पे कंपाउंड होते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ग्रो करते हैं और फिर जब वो मैच्योरिटी पे आते हैं फिर आप उनको विड्रॉ करके अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो।
तो जिस तरह आपको टेबल पे दिख रहा है, अगर आप 25 ईयर्स ऑफ एज हो तो आपकी मंथली रिक्वायर्ड एसआईपी एक्चुअली काफ़ी कम है। 1540 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो, और इसीलिए लोग हमेशा कहते हैं कि जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि इस वाले केस में ना आपके एंड से पैसे जो गए हैं वो 6,46,800 रुपीज़ के आसपास हैं, और जो वेल्थ जो कंपाउंडिंग से क्रिएट हो गया वो 93,53,200 रुपीज़ है, और आपकी टोटल वेल्थ फिर 1 करोड़ हो जाती है। सिमिलरली अगर आप 35 ईयर्स के एज हो तो फिर आपको 5,270 रुपीज़ पे करने होंगे हर महीने। ये आप अपने साइड हसल से काफ़ी आराम से जनरेट कर पाओगे, नो मैटर आप कौन सा ऑप्शन चूज करो, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस ऐसे ही डिजाइंड है कि आपको कम से कम इतने पैसे तो आराम से मिल जाए। फिर अगर आप 45 ईयर्स ऑफ एज हो, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होना शुरू होता है। आपको 19,819 रुपीज़ चाहिए होंगे हर महीने एसआईपी करने के लिए, ताकि आप 1 करोड़ रुपए कमा पाओ। इसीलिए लाइक आई सेड, हमेशा कहते हैं कि जल्दी करना बेटर होता है, लेकिन मैं आपको ये फिर से कहती हूँ कि इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने 30s में हो या 40s में हो, एसआईपी करके आप करोड़पति बन सकते हो। बस आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है और अपनी एसआईपी नहीं रोकनी है। अब अगर ये मंथली एसआईपी का अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उसका भी एक सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन को कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। अब स्टेप अप एसआईपी में क्या होता है कि आप हर साल अपने एसआईपी अमाउंट को 10% से बढ़ाते हो। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप एक साल 1,000 रुपीज़ पर मंथ डाल रहे हो, अगले साल से आप 1,100 रुपीज़ पर मंथ डालना शुरू करोगे, और फिर हर साल उसे 10% से इंक्रीज करते रहोगे, ताकि आप अपने 1 करोड़ के गोल को ज़्यादा जल्दी रीच कर पाओ। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप 35 ईयर्स ऑफ एज हो और एक स्टेप अप एसआईपी स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो आपको एक्चुअली 2,532 रुपीज़ के साथ स्टार्ट करना होगा। जो हमने पहले डिस्कस किया था 5,000 वाला अमाउंट, उसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप हर साल 10% से अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप 45 ईयर्स ऑफ एज के हो तो आपको स्टार्ट करना होगा 12,045 रुपीज़ के साथ, ना कि 19,000 रुपीज़ के साथ, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। तो इसी के बेसिस पे आप अपने साइड हसल्स को प्लान करो कि आपको ऐसे टाइप का काम करना है जिसमें एटलीस्ट मिनिमम इतने पैसे तो आ जाएं। ऑब्वियसली 1 करोड़ सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको अपने लाइफ के हिसाब से ये देखना होगा कि आपको कितने पैसे कमाने हैं। सेकेंडली एक और बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ एक ही चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम एक एसआईपी की बात कर रहे हैं, पर अभी हम पीपीएफ और ईपीएफ की भी बात करेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ एक चीज़ का पोर्टफोलियो नहीं बनाना है, आपने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, जहाँ पे अलग अलग चीज़ों में पैसे ग्रो होते जा रहे हैं, ताकि जब तक आप रिटायर करो, या अगर कोई इमरजेंसी है, या अगर आपका लाइफ लॉन्ग ड्रीम है कोई फैंसी घर खरीदने का, कोई फैंसी गाड़ी खरीदने का, या जो भी हो, आप वो काफ़ी आराम से फुलफिल कर पाओ। तो अभी बात करते हैं पीपीएफ और ईपीएफ की, जो गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स हैं, जिनको सेफ माना जाता है और जो एक्चुअली काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इस वक्त इंटरेस्ट रेट 7.1% पे है, और ये हर क्वार्टर गवर्नमेंट फिर से रिवाइज करती है और फिर बताती है कि 7.1 ही रहेगा या थोड़ा बढ़ने वाला है। तो इसमें हमेशा ध्यान देना, जब आप इन्वेस्ट करने वाले होगे एक बार डबल चेक कर लेना कि इंटरेस्ट रेट्स कितना है। अभी चल रहा है 1 जुलाई 2026, और गवर्नमेंट ने 9वीं बार पीपीएफ का रेट को 7.1 पे लॉक करके ही रखा है, इसको बढ़ाया नहीं गया है। पर ये क्योंकि एक सेफ एंड पॉपुलर इन्वेस्टमेंट चॉइस है, इसीलिए हर पर्सन के पोर्टफोलियो में इसका नाम एक बार तो आता है। इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, जिसको आप 5-5 साल से एक्सटेंड कर सकते हो। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपीज़ होता है, और मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 पर ईयर होता है, जिसको आप एक्चुअली अपने टैक्सेस में क्लेम भी कर सकते हो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो करो। सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको 1,50,000 का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो। सिमिलरली एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी एक सेफ एंकर माना जाता है, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, जिसका ये मतलब है कि कुछ लेवल तक ये गारंटीड होता है। अभी ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट 8.25% पे है, एक बार चेक कर लेना। वैसे तो 3 साल से ये रेट चेंज नहीं हुआ है, पर जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, हमेशा डबल चेक करके ही अपना काम को करो।
ईपीएफ जो है, अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपके पास ऑलरेडी ईपीएफ अकाउंट होगा जिसमें आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और आपके सैलरी का भी कंट्रीब्यूशन उसमें जा रहा है। तो एक बार अपने एचआर से बात करो, चेक करो कि आपके ईपीएफ में कितने पैसे पड़े हैं और अपने फ्यूचर के फाइनेंसेस को उसी के बेसिस पे प्लान करो। ईपीएफ को टच मत करो, पैसों को आराम से उसमें ग्रो करने दो, आराम से कंपाउंड करने दो। जब ज़रूरत होगी रिटायरमेंट के बाद तभी आराम से यूज़ कर लेना। तो अगर हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट की, तो नेशनल पेंशन सिस्टम कभी दूर होता नहीं है हमारे पोर्टफोलियो से। ये भी एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है, इसके बारे में हमने काफ़ी एक्सटेंसिव वीडियो किया है रिटायरमेंट ऑप्शंस पे, तो उसको एक बार देख लेना। उसमें बहुत अच्छे से पूरा एनपीएस का टैक्सेशन और सब कुछ डिस्कस किया है, चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम चूज़ कर रहे हो या ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ कर रहे हो, क्योंकि एनपीएस की डिडक्शंस दोनों में लागू हैं। तो एक बार वो वाला वीडियो ज़रूर देख लो और अच्छे से समझ लो कि एनपीएस आपके पोर्टफोलियो में कहाँ पे फिट होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 करोड़ इनफ नहीं है, मुझे उससे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, उससे ज़्यादा पैसे सेव करने हैं, तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है कि वाई इज़ 1 करोड़ नॉट इनफ फॉर रिटायरमेंट, और उसमें हमने 3 करोड़ और 7 करोड़ के जो टारगेट है उसको लेके हम बैठे हैं और उसमें एक्सप्लेन किया है कि उन टारगेट्स को आप कैसे रीच कर सकते हो। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना एक बार, अगर आपको वो मैथमेटिकल ब्रेकडाउन और जनरल इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देखने कि पैसों के साथ क्या करना है ऐसे टारगेट्स को रीच करने के लिए। और हमारे पास एक वेबसाइट है paisasiko.in, जहाँ पे आपके सारे क्वेरीज का आंसर है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स। चाहे आप रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, टैक्सेस के बारे में सोच रहे हो, पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हो, बैंकिंग के बारे में सोच रहे हो, आप जो भी सोच रहे हो आप उस वेबसाइट पे जाओ paisasiko.in, हमारे आर्टिकल्स पढ़ो और फिर ये समझो कि आप अपने पैसों को कहाँ पे लगा सकते हो और कैसे लगा सकते हो। तो रिटायरमेंट सेक्शन में भी अगर आप चले जाओगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको ये दिखा देंगे कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं रिटायरमेंट के लिए, कौन से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो वेल्थ जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप अपने 30s और 40s में हो, गोल्ड का क्या पोर्टफोलियो एलोकेशन होना चाहिए 20s में, 30s में, 40s में। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको पढ़ के आपका बहुत फ़ायदा होगा। और paisasiko.in में बहुत सारे कैलकुलेटर्स भी हैं, तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको एक टारगेट के लिए कितने पैसे सेव करने चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पीरियड, तो आप हमारे कैलकुलेटर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। अपना इन्फॉर्मेशन इनपुट कर दो, आपका कोई पर्सनल डेटा नहीं जाता इसमें, आपका सिर्फ अपने हिसाब से नंबर्स लिख दो कि ठीक है मैंने 20 साल के लिए करना है, मुझे 12% रिटर्न प्रॉमिस किया गया है, तो मैं कितने पैसे डालूं, तो वो आपको सीधा सीधा बता देगा कि आपने क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि हमने इस पूरे सीरीज में ये डिस्कस किया कि डेट को कैसे इराडिकेट करते हैं, अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और फाइनली अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्लान करते हैं ताकि लाइफ में वेल्थ की बारिश हो जाए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना, और अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है, जिस तरह की बातें हम करते हैं वो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।